सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज हम लोग 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे इस वीडियो में। जिस प्रकार से आप लोग परीक्षा में देखते हो कि 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल प्रश्न होते हैं, मॉडरेट प्रश्न भी होते हैं और इसके अलावा कुछ प्रश्न हार्ड भी होते हैं। तो ये वैसे ही यानी कि परीक्षा जैसा पेपर आप लोग यहां पर देखोगे तो 100 क्वेश्चंस में से कितना आपका टारगेट होना चाहिए यह मैं आपको बता देता हूं। 35 के आसपास अगर आपका टारगेट रहता है तो बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, तो कम से कम 35 प्रश्न आप लोग बिल्कुल करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए भाई, तो प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आपको बताना है उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद की कौन सी वित्तीय समिति है। तो भारतीय संसद की अगर बात करें, इसमें से वित्तीय समिति साथियों सार्वजनिक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है। यानी कि पहला दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और तीसरा भी, यानी कि आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है। कौन राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा सकता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा के स्पीकर। चलिए, तो अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा साथियों मिलकर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार रखती है, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो संसद के दोनों सदनों के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका उत्तर है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो साथियों यहां पर अगर बात करते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108 इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 108 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें संविधान की जो प्रारूप समिति, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए सातों के नाम तो आप लोग ध्यान नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रश्न आपसे बन सकता है वो ये बन सकता है कि 7 सदस्य थे ये हमने मान लिए, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम आप मुझे बता दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। नास्तिक और आस्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म में सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था या स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो बात करें इस क्वेश्चन का, आपका राइट आंसर जो होगा वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था हो जाएगा। यानी कि आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके वृहद पाषाण स्मारक थे, इनकी पहचान कैसे की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा साथियों एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, अगर बात करें दीवाने मुश्तखराज की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। दीवाने अमीर को ही विभाग था एक, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और दीवाने खैरात की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लेकिन दीवाने रियासत की अगर साथियों बात करते हैं तो ये बलबन ने इसकी स्थापना नहीं की थी। तो दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ऐसा कौन सा शासक है ऑप्शन में से जिसके लिए एका ब्राह्मण का इस्तेमाल किया गया, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसा शासक है जिसके लिए एका ब्राह्मण इस्तेमाल किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। अब उसके बाद देखिए कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था, बताइए।
आशय प्राप्त था, तो किसका आशय प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों बात करें वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार सायण है, इसको विजयनगर राजाओं का आशय प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? बहुत पूछा जाता है साथियों इस प्रश्न के बारे में, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया की जब हम बात करते हैं साथियों, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इन्होंने दिल्ली के 7 शासकों का, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें कि इनके 2 शिष्य के नाम आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो साथियों किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में जो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आगा खान ने की थी। किसने की थी भाई? आगा खान ने की थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? बताइए भाई। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ की खाड़ी में, यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कोरी क्रीक कहां पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में? तो आपको ध्यान रखना है कि कोरी क्रीक साथियों कहां पर स्थित है? कच्छ के रन में स्थित है। उसके बाद देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत का वो ऐसा साथियों कौन सा क्षेत्र है जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में शीतकाल यानी कि जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, अगर देखिए यहाँ पर बात करें, जो बबली प्रोजेक्ट है ये एक विवाद है, और ये किन किन राज्यों का विवाद है? ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये किस राज्य का विवाद है? तो महाराष्ट्र का विवाद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का ये विवाद है, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी कि भारत के उस राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है जहां पर अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है ये वन आच्छादित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो इन चारों राज्यों में से अगर बात करें साथियों, मिजोरम ऐसा राज्य है जहां पर का साथियों, ठीक है, अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है, बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो आपको यहां पर साथियों ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है। इसलिए जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत में किन शैल तंत्रों में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? गोंडवाना तंत्र, कुडापा तंत्र, धारवाड़ तंत्र या विंध्याचल तंत्र? बताइए। चलिए, तो परीक्षा में अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के किन शैल तंत्रों में, तो भारत के धारवाड़ शैल तंत्रों में निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? पूछा जा रहा है कौन से साथियों वो देश हैं जिनको स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों अफगानिस्तान को, इराक को और ईरान को, ये 3 ऐसे देश हैं साथियों जिनको स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं किया जाता है। तो 1, 2 और 3 कूट के रूप में कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। उल्काएं, पुच्छल तारे, उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह? तो साथियों उनको क्या कहा जाता है? उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। भूमध्य रेखा गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा साथियों कहां से गुजरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए,
तो बात करें भूमध्य रेखा कई सारे देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि ब्राजील से होकर गुजरती है, कोलंबिया से होकर गुजरती है और एक देश और है केनिया। केनिया से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ब्राजील कोलंबिया तो नहीं है लेकिन केनिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? केनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से, इनमें से आपको बताना है साथियों सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो कूट आपके सामने यहाँ पर दे रखें ए बी सी और डी। चलिए, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर बात करते हैं साथियों सक्रिय ज्वालामुखी की, तो आपको ध्यान होना चाहिए कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन एकांगुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो 3, 2, 3, 4 साथियों कूट के रूप में आपके कहां पर लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो प्रशांत महासागर के साथ जाएगा। यानी कि प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? ज्वाला परिधि कहा जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो साथियों कौन सा क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे कि वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। अगर बात करें देखिए जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा है, मान लीजिए कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर कई सारे वन थे, अब उन वनों को काटकर वहां पर क्या की जा रही है? कृषि वहां पर की जा रही है। तो ये जो कृषि का तो विकास हो रहा है लेकिन वन ह्रास हो रहा है। तो इसलिए इसका जो कारण यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो बात करें साथियों के निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? तो स्वचालन शौचालय व्यवस्था में सुधार नहीं, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग नहीं, वर्षा के जल के संचयन। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है वर्तुलाकार शीशा होता है, वर्तुलाकार शीशा या नतोदर शीशा होता है या उन्तोदर शीशा होता है या सादा शीशा होता है? बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? जो एक चिकित्सक होता है ये प्रकाश की किरणों को छोटे छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करता है और आंख, कान, दांत और नाक और गले में डालकर आंतरिक अंगों को जो है वो स्पष्ट देख लेता है। इस वजह से वो उसको स्पष्ट दिख जाते हैं। अगर बात करें साथियों ये शीशा कैसा होता है, तो नतोदर शीशा होता है, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न बनेगा और उत्तर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए 1 माइक्रोन की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो माइक्रोन की लंबाई आपसे पूछी जा रही है ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर बी 101 सेंटीमीटर। तो ये मुझे साथियों यहाँ पर से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपके, हो सकता हो गलत टाइप हो गए। सही उत्तर आपका जो होगा यानी कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितनी? 10 की घात -6 मीटर। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पर उसके लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है तो उसके पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे या क्रमशः घटेंगे और फिर बढ़ेंगे या बढ़ेंगे और फिर घटेंगे? तो बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी में साधारण नमक मिलाए जाने की स्थिति में पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पहले जो है वो बढ़ेंगे और फिर घटेंगे। यानी कि बात करें क्वथनांक बिंदु जो होगा वो बढ़ेगा और जो हिमांक बिंदु होगा वो घटेगा। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताने की कोशिश कीजिए।
तो इसमें देखिए भाई विटामिन है और रोग है, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले अगर कैल्सीफेरोल की हम बात करते हैं तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। अब जब कैल्सीफेरोल की कमी हो जाती है यानी कि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां जो होती हैं साथियों वो मजबूत नहीं रहती, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में मजबूती नहीं रहती, कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए साथियों कौन सा रोग हो जाता है अगर बात करें हम लोग, तो अस्थि रोगड़ता रोग हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नाइसिन यहाँ पर लिखा है, तो नाइसिन की अगर बात करें तो इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है, इसकी कमी से बिल्कुल सही है। अगर बात करें साथियों रिबोफ्लेविन की कमी की अगर बात करें तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात करते हैं साथियों साइनाकोबालामिन की, तो साइनाकोबालामिन से साथियों संघातिक रोग नहीं होता है, संघातिक रोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संघातिक रक्त अल्पता रोग नहीं होता है, तो नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया था, बताइए। मेंडल ने वंशागति नियमों को अपना जो प्रतिपादित किया था, ये तो इसमें किस जीवधारी का प्रयोग किया था आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो साथियों किसका किया था आपको मालूम होना चाहिए, तो गार्डन पी यानी कि मटर का किया था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये भी ध्यान रखना है जो मेंडल है इनको आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है, तो किन क्षेत्रों में साथियों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में तो इसमें होता है, केवल पैतृक विवाद में इसमें भी होता है, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में इसमें भी होता है। तो साथियों आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए कि 2018-19 के जो आम बजट में केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा था, यानी कि कहा था इस बजट में कि दोगुनी आय हो जाएगी, तो कब तक हो जाएगी, कब तक के लिए कहा था, 2022 तक के लिए कहा था। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 9वीं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको साथियों ध्यान रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन लागू किया गया, इस योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग भी हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं, तो कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। सामान्य वित्तीय विधायन का मतलब हो जाएगा बजट निर्माण, मतलब बजट को बनाने में कौन कौन से चरण शामिल हैं ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए भाई, तो सबसे पहले बजट को बनाने की प्रक्रिया में बजट के निर्माण करने की प्रक्रिया में बजट का प्रस्तुतिकरण शामिल है, बजट पर चर्चा होना शामिल है, और उसके अलावा साथियों अगर बात करें तो विनियोग विधेयक को पारित करना और लेखानुदान करना। तो चारों ये साथियों चरण शामिल है सामान्य वित्तीय विधान में, यानी कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में। तो आंसर आपका क्या होगा, 1 2 3 4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में आती है, तो निजी क्षेत्र में साथियों कौन सी तेल रिफाइनरी आती है, यह आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इनमें से अगर नूनमती तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो ये रिफाइनरी साथियों निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, भाई क्या है बताइए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। अगर साथियों बात करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है वो संसद के द्वारा पारित यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के तहत होती है, और कब होती है तो 1963 को होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है ये अपना कार्य कब से शुरू करता है, 1964 से ये अपना कार्य शुरू करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग साथियों बात करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य क्या है, तो अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, तो ये भी लक्ष्य है, लोगों की बचत को एकत्रित करना, तो ये भी लक्ष्य है, यानी कि आंसर आपका किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। ये सभी के सभी साथियों उद्देश्य हो जाएंगे भारतीय यूनिट ट्रस्ट के। उसके बाद देखिए कि केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए
तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया जो योजना शुरू की गई थी वो 2015 में शुरू की गई थी। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बताइए। देखिए बात करें अगर हम लोग बात करें बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर था। केरल की बात करें तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का उससे कम था साथियों। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा किसका था, तो सबसे ज्यादा बिहार का था 2011 की जनगणना के अनुसार। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है, बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों कहां पर कमी पाई गई है, तो नागालैंड में कमी पाई गई थी। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। 0.6% की जो है वो कमी देखी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताइए इसका राइट आंसर कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, सर्वाधिक थी। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिएगा, बताइए। चलिए, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1084 आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर बात करें किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 1084 थी, जो सबसे अधिक थी। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो पर्युषण पर्व की अगर बात करें साथियों तो किसके द्वारा मनाया जाता है, बौद्धों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, जैनियों के द्वारा या सिखों के द्वारा मनाया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो जैनियों के द्वारा हो जाएगा, यानी कि जैन लोगों के द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। तो साथियों यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि, और वन्य पशु हैं, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर यहां पर साथियों बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है, ये असम में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए जाना जाता है, ये भी तो अगर बात करें तो ये साथियों गेंडे के लिए जाना जाता है। तो ये कहां पर हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। अगर साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और किसके लिए जाना जाता है, तो शेर के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किसके लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए जाना जाता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है, पेरियार नदी तो केरल में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करते हैं साथियों तो ये भी केरल में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए जाना जाता है, तो बाघों के लिए जाना जाता है। तो साथियों क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, पहले का 4 हो जाएगा और आपका दूसरे का 3 हो जाएगा और तीसरे का आपका 2 हो जाएगा, फिर चौथे का 1 हो जाएगा। तो 43-21 जहां पर लिखा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए साथियों बोरोबदूर स्तूप कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो साथियों ये इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया के कहां पर, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है बोरोबदूर स्तूप, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आपसे बनेगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूं कि मात्र एक प्रश्न से 4 प्रकार के प्रश्न आपके लिए बन जाएं। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो अगर बात करें इंडियन लोकोमोटिव कारखाना कहां पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहां पर स्थित है, इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। ये प्रश्न आपसे बनेगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि बताइए भाई कि निम्नलिखित में से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहां पर स्थित है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर स्थित है। मॉडर्न बेकरी की बात करते हैं तो ये लखनऊ में स्थित नहीं है साथियों, ये कानपुर में स्थित है। तो ये साथियों सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। उसके बाद देखिए कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए,
तो साथियों गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं तो यूपी के सोनभद्र जनपद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी कि किस किस स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो जब बाह्य आक्रमण हो जाए, या युद्ध की स्थिति हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो साथियों इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साथियों 1, 3, 4 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है। तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं? बात करते हैं, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, निरीक्षण का क्षेत्र अधिकार है, तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, तो कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है, और यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है, यानी कि कौन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए तो अगर बात करें ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था साथियों, वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइए भाई। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भागों में बांटा गया है। तो 22 भागों में बांटा गया है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 22 भाग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो राज्यपाल के संदर्भ में 3 इसमें से कथन बिल्कुल सही है और एक कथन साथियों सही नहीं है। वो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? चलिए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, तो बिल्कुल होता है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते, तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि एक जुते हुए खेत की खोज की थी, तो क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जुता हुआ खेत है, इसकी खोज किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, खोज की गई थी, कहां पर की गई थी? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कालीबंगा में की गई थी। कहां पर की गई थी? कालीबंगा में की गई थी। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि व्यक्ति को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो जाए? तो साथियों किसके द्वारा, ये किसकी आज्ञा थी? तो साथियों ये अकबर की आज्ञा थी। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वह कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर हरिविजय सूरी की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा की गई संधियों का सही कालक्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? कूट यहां पर दे रखे हैं। जैसे कि अगर बात करें जो लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाले, ठीक है, कैसे थे? जैसे कि हैदराबाद आपकी अगर बात करें तो हैदराबाद की संधि कब हुई थी? 1798 में हुई थी, सबसे पहले हो जाएगा। मैसूर की संधि साथियों 1799 में हुई थी और अवध की संधि कब हुई थी? ये भी 1799 में हुई थी। और आपकी जो सिंधिया की संधि हुई थी ये कब हुई थी साथियों? ये आपकी जो है वो 1801 में हुई थी। तो क्रम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर क्रम चलेगा, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कूट कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 करके कूट हो जाएगा। तो शासन के अनुसार आपको लगाना है। जैसे कि बात करें सबसे पहले शासन किसने किया था, उसके बाद किसने किया और उसके बाद किसने किया, तो इनमें से जो सबसे पहले साथियों शासन किया था वो बालाजी विश्वनाथ ने किया था। बालाजी विश्वनाथ ने साथियों 1713 से लेकर 1730 तक शासन किया था, ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर बाजीराव ने शासन किया था। बाजीराव का कार्यकाल क्या था? 1720 से लेकर 1740 था, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। अगर बात करें बालाजी बाजीराव की, उसके बाद इन्होंने शासन किया है। बालाजी बाजीराव का शासनकाल क्या था साथियों? आपको ध्यान रखना है 1740 से 1761 और उसके बाद
बाद जो आपके माधव नारायण राव आ जाते हैं। माधव नारायण राव की बात करें तो 1761 से 72। तो साथियों क्या यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद नहीं सॉरी 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। यानी कि 31-24 साथियों कहां पर लिखा होगा, 31-24 जहां लिखा होगा वही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कब अधिनियमित हुआ, 1871 में अधिनियमित हुआ और यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त किया गया, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त किया गया, तो 1813 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो उनका नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये लगातार साथियों 6 वर्ष तक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक, तो 1940 से लेकर 1945 तक 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा साथियों कहां पर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो लेह में साथियों वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देखिए कि नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है ये कहां पर स्थित है, पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों ये राजस्थान में स्थित है। आपको ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है कि जो नीम राणा है ये राजस्थान के भीलवाड़ा में, राजस्थान के साथियों भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों आपको जो भी यहाँ पर प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। अगर आपको साथियों परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ पास होना है, क्रैक करना है परीक्षा को, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों एल्यूमिनियम संयंत्र है और राज्य आपके सामने है। आपको बताना है कि सूची सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर आपको बताना है। यानी कि एल्यूमिनियम संयंत्र कौन सा कहां पर स्थित है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर कूट भी आपके सामने दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर जो पहला साथियों लिखा हुआ है एल्यूमिनियम संयंत्र, अगर बात करें जो आपका अलुपुरम वाला है, तो अलुपुरम वाला कहाँ पर हो जाएगा, जो अलुपुरम एल्यूमिनियम संयंत्र है साथियों, एलुपुरम यह केरल में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। अगर अंगुल अंगुल की बात करेंगे तो अंगुल कहाँ पर है, ये आपका ओडिशा हो जाएगा। बेलगाम की बात करें, बेलगाम एल्यूमिनियम संयंत्र की बात करें तो साथियों ये कर्नाटक में हो जाएगा। और कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कूट किस प्रकार आपके होंगे, 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा और उसके बाद साथियों 1 आ जाएगा। तो 23-41 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि एकाकी परिवार को माना जा सकता है, व्यक्तियों की एक आर्थिक इकाई को माना जा सकता है, एक प्राथमिक समूह को माना जा सकता है, या एक द्वितीयक समूह को, या एक शक्तिशाली संस्था को माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है जो एक प्राथमिक समूह होता है साथियों, प्राथमिक समूह को ही क्या कहा जाता है, एकाकी परिवार कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। अब उसके बाद देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण आपसे साथियों पूछा जा रहा है। भूकरोड़ के अंदर का चक्र धाराएं, या इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण साथियों जो है वो भूकरोड़ों के अंदर का चक्र धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है या आधी वर्ष है, तो साथियों लीप वर्ष वो होगा जो 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से ये विभाजित है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2004 से विभाजित है, तो ये आपका लीप वर्ष या आधी वर्ष हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पंपास घास के मैदान साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसलिए अगर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इनमें से कौन साथियों है ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए,
तो बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है पैटागोनियान मरुस्थल जो है ये आपका एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर बात करते हैं सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर साथियों क्या हो सकता है, बताइए भाई। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, ऐसे आ जाए तब भी अफ्रीका आपका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती है, तो साथियों क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या कहा जाता है, एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर या अल्टीमीटर कहा जाता है। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करें एनीमोमीटर की, तो वायु वेग मापता है, यानी कि वायु के वेग को किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसके अलावा साथियों अगर बात करें ऊंचाई से संबंधित अल्टीमीटर, लेकिन यहां पर उत्तर की अगर बात करते हैं तो लक्स मीटर की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता साथियों किसके द्वारा मापी जाएगी, लक्स मीटर के द्वारा मापी जाएगी। आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो गलत लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका जो होगा वो ये होगा जो मैंने आपको बताया है, 10 की घात -9 मीटर। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बताइए। फल पकाने के लिए साथियों कौन सा रसायन, ठीक है, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर का उपयोग, बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, मेरठ में है, शामली में है, सहारनपुर में है या ननौता में है। तो साथियों ये संस्थान की बात चल रही है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो सहारनपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस उत्तर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B1 में पाया जाता है, विटामिन B2 में, B6 में या B12 में पाया जाता है। चलिए, तो विटामिन अगर बात करें साथियों विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब तो लेखा अनुदान संघ सरकार को क्या करता है, सार्वजनिक ऋण के लिए अनुमति प्रदान करता है या भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए अनुमति प्रदान करता है या राज्य को अनुदान प्रदान करने के लिए जो है वो अनुमति देता है या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति देता है। तो जो लेखा अनुदान साथियों होता है, लेखा अनुदान के माध्यम से संघ सरकार को एक अवधि में संचित निधि धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए। तो अगर बात करते हैं ददरी मेला कहाँ पर लगता है, तो बलिया में लगता है भाई ददरी मेला। उसके बाद साथियों देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है और खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। क्या नक कटैया मेला मेरठ में लगता है, तो नक कटैया मेला साथियों वाराणसी में आयोजित किया जाता है, वाराणसी में लगता है, मेरठ में नहीं लगता है। तो कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए कि भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है, बताइए। यानी कि जो भारत में ग्रामीण स्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है उस संस्था का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या उस संस्था का नाम है, तो उस संस्था का साथियों नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड है, राज्य सहकारी बैंक है, आरबीआई है या एसबीआई है, तो नाबार्ड है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्य बैंकों यानी कि 14 बैंक थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 1968 में, 1969 में, 1970 में या 1971 में किया गया।
तो अगर बात करें जो मुख्य बैंक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया। ये डेट और वर्ष आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा साथियों किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, हवाई द्वीप समूह को, क्यूबा को, भारत को या फिलीपींस को? बताइए भाई। चलिए, तो किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नाबार्ड अस्तित्व में आया। बताइए भाई। देखिए, बात करें यहाँ पर कि नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो किसकी समिति की सिफारिश पर होती है? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर साथियों नाबार्ड की स्थापना होती है। कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? तो अभी मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो अस्तित्व में कब आएगा? अस्तित्व में भी उसी समय आएगा। तो 1982 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम थी? तो साथियों, सबसे कम कहाँ की थी? तो आपको ध्यान रखना है दमन और द्वीप की थी। तो इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भारत के निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी? तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी, ये कहां पर थी? तो पुदुचेरी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो सूर्य मंदिर साथियों आपसे पूछा जा रहा है लिंगराज मंदिर है, राजरानी मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करें, जो कोणार्क मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है और यह मंदिर सूर्य देवता को साथियों समर्पित है। तो कौन सा सूर्य मंदिर हो जाएगा? कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर हो जाएगा, जो कि किसको समर्पित है साथियों? अभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य देवता को समर्पित है और कहां पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? अगर वायु की गति साथियों मापना होती है तो बैरोमीटर के द्वारा या एनीमोमीटर के द्वारा या हाइड्रोमीटर के द्वारा या विंडवेन के द्वारा। चलिए, अगर वायु दाब मापना होता है तो बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वायु की गति मापना होती है तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपका आंसर किसके साथ जाएगा? एनीमोमीटर के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में या जयपुर में? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? गुजरात में स्थित है। और गुजरात के कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के सूरत में स्थित है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि सूरत कहाँ पर स्थित है? सूरत गुजरात में ही स्थित है। ठीक है। अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना हुई थी और गुजरात के सूरत में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से साथियों कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, अमीर खुसरो की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो एटा में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब की अगर बात करते हैं तो आगरा में इनका जन्म हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं जोश में इलाहाबादी की, तो मलिहाबाद में इनका जन्म हुआ था। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। तो कौन सा साथियों सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा, और नहीं होगा तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फिर से आपसे साथियों यही पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लोकगीत है साथियों। अगर लोकगीत की बात करें, जिसके आल्हा लोकगीत जो है वो कहाँ पर गाया जाता है? तो बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा लोकगीत की बात करें तो पूर्वांचल में गाया जाता है। चैती की अगर बात करें तो चैती साथियों रोहेलखंड में नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल में गाया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा। नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर कजरी की बात करें तो अवध में गाया जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो वाराणसी में किया जाता है शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन, या विंध्याचल में किया जाता है, मेरठ में किया जाता है, या सहारनपुर में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश अगर आप लोग करें तो इसका राइट आंसर आपका सहारनपुर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो शाकुंभरी देवी मेला है इसका आयोजन सहारनपुर में किया जाता है।
अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि सूची 1 है, सूची 2 है, इसको सुमेलित आपको करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको जो है उसका जवाब देना है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आपको साथियों समझना होगा क्या है, उसके बाद कूट जो लिखे हुए हैं इसके अनुसार आपको उत्तर बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, जो गला लिखा हुआ है, एक गले से संबंधित एक बीमारी होती है, वो कहाँ कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो कान से संबंधित बीमारी होती है इसको ओटाइटिस कहा जाता है। एक कान से संबंधित बीमारी होती है इसको ओटाइटिस कहा जाता है। अगर बात करें साथियों इंसेफेलाइटिस की, तो ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। मस्तिष्क तो यहाँ पर लिखा नहीं है, नीचे लिखा है, तो ये नीचे लिखा है साथियों। तो अगर बात करें एन्सेफेलाइटिस जो है ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। लैरिंजाइटिस की अगर बात करते हैं तो ये गले से संबंधित बीमारी है, ये आपके गले से संबंधित बीमारी हो जाएगी। ओटाइटिस जो है ये कान से संबंधित बीमारी हो जाएगी, यानी कि पहले साथियों 2 आएगा, उसके बाद साथियों यहाँ पर 4 आ जाएगा, उसके बाद सी का आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 241 करके लिखा होगा जहाँ पर, ठीक। और एक और लिखा है आपका हेपेटाइटिस की, जब बात करते हैं तो ये यकृत से संबंधित बीमारी होती है, यकृत से संबंधित, तो 3 हो जाएगी, यानी कि 3 सबसे अंत में होगा, यानी कि 241 और 3 हमने देखा था। और कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो कूट तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इतना महत्वपूर्ण साथियों आपके सामने ये प्रश्न है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल प्रश्न करके आएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो ये थे सामान्य ज्ञान के थोड़े से मॉडरेट और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि परीक्षा में साथियों ये वो वाले प्रश्न थे जो बंदा कठिनाई से कर पाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रकार के प्रश्न कर पाते हैं, लेकिन ऐसे 100 क्वेश्चन का साथियों प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बनाकर दिया, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा और आपके मार्क्स बढ़वाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।